नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 12 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाऊंगी। सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ने से पहले आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंगों के नाम हमने पढ़े थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा पढ़ा था न्यायपालिका। आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में संघीय व्यवस्था का रूप है और संघीय व्यवस्था के रूप के कारण यहां पर 2 सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार को संघ सरकार के नाम से भी जाना जाता है और इस संघ सरकार के 3 अंग है जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। पिछले 2 अंगों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला था व्यवस्थापिका जो कि कानून बनाती है और इसी व्यवस्थापिका का दूसरा नाम होता है बच्चों संसद। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है जबकि न्यायपालिका कानूनों की सुरक्षा करती है। देश में कानूनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी और संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। अब बात करते हैं कि जो न्यायपालिका है उसकी शीर्षस्थ संस्था का नाम है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। भारत में न्याय प्रदान करने की शीर्षस्थ संस्था मानी जाती है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली के प्रावधान को कौन मानती है? भारतीय संविधान में शामिल किया गया है कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है और इसी एकीकृत न्याय प्रणाली के पिरामिड नुमा आकृति में सबसे शीर्ष बिंदु पर आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालयों से नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होते हैं और जिला स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की अगर हम बात करें तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी 7+1, 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकता है संसद। संसद ने बार में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है और बढ़ करके वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 30 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश रह गया है। लेकिन 2019 में इसमें और न्यायाधीशों को बढ़ा दिया गया और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई 34। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनता कौन है। तो आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या लेता है? सलाह लेता है। लेकिन बच्चों सलाह लेने के लिए बाध्य है तो राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक रह जाती है बच्चों। वो कैसे? हमारे भारत में 1998 के बाद एक नई प्रणाली को लागू किया गया जिसका नाम था कॉलेजियम। कॉलेजियम प्रणाली के तहत कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश सहित 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पैनल तैयार किया जाएगा और इस पैनल के द्वारा जो नाम डिसाइड किया जाएगा उसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो 1998 के बाद हमारे भारत में इस कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता तो सबको पता है कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता इसमें कहा है कि कम से कम 5 वर्ष के लिए किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो। या तो एक का या एक से अधिक न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो, उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या अगर मान लो ये योग्यता नहीं है तो कम से कम
उच्चतम या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, उस व्यक्ति को भी क्या किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। फिर आता है या राष्ट्रपति की दृष्टि में वो प्रख्यात न्यायविद हो, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। ध्यान रखना बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है, लेकिन 65 वर्ष से पूर्व भी उसको पदच्युत किया जा सकता है। पदच्युत कैसे किया जा सकता है? एक कंडीशन तो ये होती है कि न्यायाधीश अपने आप त्याग पत्र दे दे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर संविधान के नियमों के अनुसार असक्षमता और कदाचार अगर सिद्ध होता है उस न्यायाधीश को, तो उस आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। और असक्षमता और कदाचार का अगर आरोप संसद में जाता है और संसद के दोनों सदन अगर 2/3 बहुमत से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि असक्षम और कदाचार किया है उस न्यायाधीश ने, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उसको पद से पदच्युत किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, अब तक हमारे देश में कभी भी किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग या इस कदाचार के आधार पर पदच्युत नहीं किया गया। एक बार प्रस्ताव आया था, लेकिन संसद में वो पास नहीं हो पाया है। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बड़ी ही कठिन है। यही कारण है ताकि न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसीलिए इनके पदच्युत करने की प्रणाली को बड़ा ही कठिन बनाया गया है। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सजोकर रखे जाते हैं और जो निम्न न्यायालय हैं उन निर्णयों के आधार पर अपना निर्णय देते हैं। वो कैसे? सभी न्यायालयों द्वारा संदर्भ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को क्या किया जाता है? संदर्भ बना करके प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा न्यायालय का निरादर या मानहानि पर दंड का भी क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है कि जो निचले न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उसके आधार पर ही निर्णय कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि उसके निर्णय सजोकर रखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। तो उसको हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपील क्षेत्राधिकार और तीसरा है मंत्रणा संबंधी क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे मामले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। निचली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपील संबंधी अधिकार या अपील संबंधी निर्णय जो है वो कौन सुनता है? सर्वोच्च न्यायालय सुनता है। तो ऐसे मामलों को अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मंत्रणा का मतलब है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। तो पहला बिंदु है बच्चों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मैंने आपको बताया है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। ऐसे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, ऐसे मामलों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। पहला है कि अगर मान लो केंद्र सरकार हो एक तरफ, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो, तो ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। या एक तरफ केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य हो तथा दूसरी तरफ क्या हो बच्चों? दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हो, तो भी वो मामले कहां जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। या दो से अधिक राज्यों के बीच में मान लो नदी जल को लेकर के विवाद हो गया, तो ऐसे मामले भी सीधे कहां जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। तो आपने देखा केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद,
एक तरफ केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्य हो, दूसरी तरफ दो या दो से अधिक राज्य हो, ऐसे मामले, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद हो तो ऐसे मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर कोई मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है ताकि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके बाद आता है जनहित याचिकाएं। ऐसा अधिकार जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये अधिकार कहलाता है जनहित याचिकाएं। जनहित याचिका में ऐसे प्रश्न होते हैं जो आम नागरिकों के हितार्थ समाज का कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उसे जनहित याचिका समझकर उस मामले की सुनवाई करता है ताकि लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके, लोगों की स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सके, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हकदारी बनाया जा सके। तो ये अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बच्चों अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में आपको पता रखना है कि निचली अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसके पास है? वो है आपका किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऐसे मामलों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है दीवानी, दूसरा है फौजदारी और तीसरा है संवैधानिक। दीवानी मामले कौन से होते हैं? अगर कोई मामला संपत्ति से संबंधित है, अगर कोई मामला विवाह से संबंधित है, अगर कोई मामला धन से संबंधित है, कोई मामला समझौते या सेवा संबंध में संबंधित है और झगड़े से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो दीवानी मामलों के अंतर्गत आता है। पहले 20,000 से ज्यादा के मामलों को ही सर्वोच्च न्यायालय सुनता था, लेकिन 30वें संविधान संशोधन के तहत न्यूनतम राशि के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब किसी भी दीवानी मामले की उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है बच्चों फौजदारी। फौजदारी मामलों में आपको दो स्थितियां ध्यान रखनी है बच्चों। वो कैसे? मैं आपको बोलूं कि किसी जिला न्यायालय ने किसी मुकदमे में मृत्यु दंड की सजा सुना दी और उसको उच्च न्यायालय ने माफ कर दिया, तो ऐसे निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में आ जाता है। एक दूसरी स्थिति बताती हूं। जिला न्यायालय ने किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में उसको मृत्युदंड दे दिया, तो ऐसे मामलों में के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सुनने का अधिकार रखता है सर्वोच्च न्यायालय। तो ध्यान रखना है, फौजदारी मामलों में मृत्युदंड से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो फौजदारी मामलों के अंतर्गत आता है। दूसरा है संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब यहां पर मामला न तो दीवानी हो ना वो फौजदारी हो, कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में आ जाता है। तो यह है अपील संबंधी क्षेत्राधिकार। तीसरा क्षेत्राधिकार है बच्चों मंत्रणा संबंधी न्यायाधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में आपको देखने को मिलता है। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी कानून संबंधी अथवा लोक महत्व के प्रश्न पर परामर्श मांग सकता है। तो राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। अब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। जब अयोध्या मामला हुआ था तब सर्वोच्च न्यायालय से जब राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा था तो सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करे इसके लिए राष्ट्रपति जी भी बाध्य नहीं है। तो यहां पर ये पॉइंट देखो, राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद आता है अन्य शक्तियों की। अगर हम बात करें
तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक माना जाता है। क्यों माना जाता है बच्चों? आप सबको मैंने बताया था, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। तो मान लो व्यवस्थापिका ने कोई कानून बनाया और कार्यपालिका ने उस कानून को लागू किया जिसमें संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उस समय हमारे देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के पास में आ जाती है और उस समय न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है? दूसरा अन्य अधिकारों में आता है मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों का रक्षक भी किसको माना गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। किसके अंतर्गत? आप सबको पता है, अनुच्छेद 32 में एक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत रिट जारी कर सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये सारे जो आपके रिटे हैं उनको लागू करने का अधिकार किसके पास आ जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में आ जाता है। और इन्हीं के आधार पर पांचों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में आ जाती है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, संवैधानिक नियमों के पालन का आदेश राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, विधायिका द्वारा पारित कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये व्यक्ति के अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है और विधायिका ने ऐसा कोई कानून बना दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। अब एक तीसरा काम करता है निर्णय पर पुनर्विचार। देखो बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बदलते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दे दिया जो आगामी परिस्थितियों के आधार पर लग रहा है कि नया निर्णय बनाया जाना चाहिए और उसके आधार पर निर्णय दिए जाने चाहिए, तो निर्णयों पर पुनर्विचार कर उसको बदलने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास माना जाता है। वो कैसे? नए तथ्यों के आधार पर निर्णयों को बदल सकती है और दायर याचिका के आधार पर, लेकिन इसके लिए किसी व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर की जानी चाहिए। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे भारतीय संविधान का और जिसको लेकर के संसद और न्यायपालिका में हमेशा विरोधाभास की स्थिति रही है, उसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारत में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर न्यायपालिका बार बार में पुनरावलोकन करती है और नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की रक्षा करती है। जैसे कैसे? देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों को संविधान के अनुसार है या नहीं जांच करती है। जैसे मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि मूल ढांचा ही परिवर्तित हो जाए। मान लो संविधान का मूल ढांचा संसद के कानून से बदल रहा है, तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को अवैध करार दे सकती है, उसकी जांच कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है। उसके बाद आता है कानून की वैधता को चुनौती देने पर। मान लो संविधान के नियमों के आधार पर कानून नहीं बनाया जा रहा, तो भी उसकी वैधता सिद्ध करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। उसके बाद आता है जनता के अधिकारों की सुरक्षा। जनता के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि समानता का अधिकार है, लेकिन समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के प्रावधान को उचित ठहराया था, तो उस समय बाकी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। उसके बाद आता है नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षक की भूमिका
कौन निभाता है? सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। इसके अलावा आप सबको पता है प्रेस की स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानूनी आधार के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को भी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया और इसको कानूनी मान्यता दिलाई। उसके बाद है सूचना का अधिकार। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया कि आप किसी भी जनसेवक से क्या पूछ सकते हैं? सूचना प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है। अगर वो नहीं देता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो सूचना का अधिकार देने के पीछे भी सर्वोच्च न्यायालय का हाथ माना जाता है और न्यायिक पुनरावलोकन का एक समाधान माना जाता है। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण। आप सबको पता है पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? समस्त सरकार की है और समस्त सरकार का एक अंग होने के नाते स्वच्छ पर्यावरण के प्रति लोगों का रुझान करने के लिए आप सबको पता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उन फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार निर्णय सुनाए हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया है। हेलमेट के प्रयोग संबंधी कुछ नए कानूनों का प्रावधान भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में किया है। इसके अलावा जनता के समस्त अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व भी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इस आधार पर भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक नई जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं पर भी जिसका उल्लेख नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, उसका नाम है जनहित याचिका। जनहित याचिका का विचार न्यायाधीश पीएन भगवती साहब के द्वारा दिया गया और कहा गया कि समाज के निर्धन असक्षम व्यक्तियों की तरफ से समाज का कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के रिट लगा सकता है या पत्र व्यवहार के द्वारा भी अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। उस याचिका को ही आधार मानकर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है और इसको लेकर के आप सबको पता है कई निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, बाल अनाथालयों की स्थापना से संबंधित, बाल सुधार केंद्रों की स्थापना से संबंधित, इसके अलावा जेलों में जो कैदी है उनकी हालात को सुधारने से संबंधित नियम, कई नियमों की सुनवाई इस जनहित याचिका के अंतर्गत किसने की है? सर्वोच्च न्यायालय ने की है और इसी आधार पर कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक सक्रियता का गुण भी पाया जाता है। तो आज हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।